Now, in this video, we are going to talk about the vascular disorders of retina. And सबसे पहले जो अपन वेस्कुलर डिसऑर्डर पढ़ेंगे वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी. डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होता है? चेंजेस इन रेटिना विच अकर्स ड्यू टू डायबिटीज. चेंजेस इन रेटिना विच अकर्स ड्यू टू डायबिटीज. ठीक है, अब अपन इसमें पढ़ेंगे रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं. रिस्क फैक्टर्स बोल दो चाहे इटियोपैथोजेनेसिस बोल दो डायबिटिक रेटिनोपैथी की. तो रिस्क फैक्टर्स में अपन देखते हैं सबसे पहले क्या होता है ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़, कि जितनी ड्यूरेशन यानी जितने टाइम से इंडिविजुअल को डायबिटीज़ हो रखी है उतनी सीवियरिटी का उसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी. तो ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्क ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी. अगर HbA1c का लेवल इंक्रीज है इंडिविजुअल में तो इसका रिस्क बढ़ेगा. इन प्रेगनेंसी में बढ़ेगा. अगर पेशेंट के क्या है हाइपरटेंशन है एंड हाइपरलिपिडेमिया है और डायबिटिक नेफ्रोपैथी है. अगर डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी है इंडिविजुअल की तो उससे डायबिटिक रेटिनोपैथी का रिस्क बढ़ता है. ठीक है, अब अपन नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होती है. पैथोजेनेसिस में भी दो होते हैं, एक बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स होती हैं और एक सेल्यूलर मैकेनिज्म्स. बायोकेमिकल एंड सेल्यूलर मैकेनिज्म. बायोकेमिकल में क्या होता है अपन को चार चीज़ें याद रखनी है कि सॉर्बिटोल का एक्यूमुलेशन इंक्रीज होता है. इसमें सॉर्बिटोल एक्यूमुलेशन इंक्रीज होता है. प्रोटीन काइनेज सी का एक्यूमुलेशन होता है. प्रोटीन काइनेज सी का एक्यूमुलेशन होता है. एक्यूमुलेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन इंटरमीडिएट्स. रिएक्टिव ऑक्सीजन इंटरमीडिएट्स. एंड लास्ट होता है एक्यूमुलेशन ऑफ एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स. एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स. ओके, बायोकेमिकल चेंजेस ये मेन चार होंगे. अब अपन पढ़ेंगे सेलुलर चेंजेस. सेलुलर चेंजेस में क्या होता है कि जो कैपिलरीज होती हैं उनकी एंडोथीलियम सिंगल लेयर्ड होती हैं तो वो डैमेज को बहुत ज़्यादा प्रोन होती हैं. तो इसलिए पेरिसाइट्स जो होती हैं, पेरिसाइट्स एक एक्स्ट्रा लेयर प्रोवाइड करती हैं. पेरिसाइट्स क्या करती हैं, एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं टू कैपिलरीज. एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन होती है ओवर कैपिलरीज. और जो पेरिसाइट्स हैं ये एक प्रोटेक्शन तो कराएंगे कैपिलरीज के ऊपर, और दूसरा इनका फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन. ठीक है, कब भाई कैपिलरीज की एंडोथीलियम सिंगल लेयर होती है इसलिए वो बहुत ज़्यादा प्रोन होती है टू रप्चर. पेरिसाइट्स होती है और लेयर ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे. अब अगर अपन पैथोजेनेसिस देखें इसकी क्या होती है तो जो पेरिसाइट्स है उनका लॉस होता है. सबसे पहले पेरिसाइट्स का लॉस होगा तो कैपिलरीज से क्या होने लगेगा लीकेज फ्रॉम कैपिलरीज. अब लीकेज होगा जिसकी वजह से होगा हाइपोक्सिया, एंड हाइपोक्सिया होने की वजह से सिक्रेशन होगा VEGF यानी कि वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर्स. वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर्स क्या कराएंगे, नियोवेस्कुलराइजेशन ऑफ रेटिनल वेसल्स. और जो नियोवेस्कुलराइजेशन की वजह से जो नई रेटिनल वेसल्स बनेंगी वो भी कैसी होंगी, लीकी वेसल्स होंगी. जो न्यू वेसल्स बनेंगी वो भी लीकी वेसल्स होंगी तो उनमें भी वही साइकिल बार कंटिन्यू रहेगी कि लीकी वेसल्स है, हाइपोक्सिया होगा, VEGF रिलीज होगा एंड फिर से न्यू वेस्कुलराइजेशन होगा. ओके, अब अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी. मेनली दो टाइप्स के होते हैं, प्रोलिफरेटिव
नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। अब प्रोलिफरेटिव आगे दो टाइप्स का होता है, नियोवेस्कुलराइजेशन एट डिस्क, यानी कि नियोवेस्कुलराइजेशन हो रहा है डिस्क पे या फिर विद इन 1 डिस्क डायमीटर। ओके, एक होता है नियोवेस्कुलराइजेशन एल्सवेयर, यानी कि नियोवेस्कुलराइजेशन बट एट ए साइट अदर देन ऑप्टिक डिस्क। ओके, नेक्स्ट अगर अपन ऑन एग्जामिनेशन देखें प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी में, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी पे ऑन एग्जामिनेशन अपन को क्या मिलेगा, न्यू वेसल्स अपीयर एज tortuous tuft of vessels, tortuous tuft of vessels। ठीक है, प्रोलिफरेटिव में दो होंगे, एक तो कि प्रोलिफरेशन ऑप्टिक डिस्क पे हो रहा है या फिर एल्स दूसरी जगह पे हो रहा है। फिर इसमें ऑन एग्जामिनेशन अपन को न्यू वेसल्स जो होंगी वो कैसी अपीयर होंगी, एज अ टॉर्चुअस टफ्ट ऑफ वेसल्स। अब इन्वेस्टिगेशंस में अपन करेंगे FFA, फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी। तो इसमें अपन को क्या मिलेगा, हाइपर फ्लोरेसेंट एरियाज मिलेंगे। ठीक है, हाइपर फ्लोरेसेंट एरियाज मिल गए। उसके बाद में अब अपन नेक्स्ट देखेंगे नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। ठीक है, नॉन प्रोलिफरेटिव में सबसे पहले जो अर्लीस्ट साइन अगर अपन बोलते हैं वो क्या होगा, माइक्रो एन्यूरिज्म का फॉर्मेशन। माइक्रो एन्यूरिज्म अपन को एग्जामिनेशन ऑन एग्जामिनेशन अपन देखें तो कैसे दिखेंगे, स्मॉल रेड डॉट्स की फॉर्म में दिखेंगे। और अगर FFA परफॉर्म करा तो अपन को क्या मिलेगा, टाइनी स्मॉल हाइपर फ्लोरेसेंट एरियाज मिलेंगे, हाइपर फ्लोरेसेंट एरियाज। ठीक है, अब इसमें और ये तो माइक्रो एन्यूरिज्म होता है अर्लीस्ट साइन। अब इसमें कुछ और भी साइंस होते हैं जो इम्पोर्टेंट अपन को ध्यान रखने होते हैं, वो क्या क्या होते हैं नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, जैसे कि हेमरेज। हेमरेज दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्लेम शेप्ड हेमरेज, एक होता है डॉट एंड ब्लॉट हेमरेज। ठीक है, अब जो फ्लेम शेप्ड हेमरेज होता है वो कैसा होता है, लॉन्ग एंड थिन होता है एंड सुपरफिशियल लेयर्स में प्रेजेंट होता है, सुपरफिशियल नर्व फाइबर लेयर में। ओके, डॉट एंड ब्लॉट हेमरेज जो होता है वो क्या होता है, वो डीप होता है एंड फाउंड इन डीप प्लेक्सीफॉर्म लेयर। ओके, हेमरेज इतना समझ आ गया। अब हेमरेज को भी अगर अपन FFA पर देखें, फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी अगर परफॉर्म करेंगे तो अपन को कैसा सीन होगा, हाइपर फ्लोरेसेंट एरियाज। ठीक है, हेमरेज अपना खत्म होता है। नेक्स्ट और क्या क्या साइन दिखाई देते हैं, हेमरेज हो गया। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सुडेट्स। एक्सुडेट्स कैसे होते हैं, पहले देखते हैं अपन क्या होता है। एक्सुडेट होता है लिपिड डिपॉजिट इन आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, इन आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। ठीक है, ऑन एग्जामिनेशन अपन देखें तो कि भाई एक्सुडेट्स कैसे दिखेंगे, येलोइश डिपॉजिट दिखेंगे, येलोइश इरेगुलर डिपॉजिट की फॉर्म में अपन को दिखाई देते हैं। और FFA परफॉर्म अगर अपन ने करा तो कैसे, हाइपोफ्लोरेसेंट एरियाज मिलेगा अपन को, हाइपोफ्लोरेसेंट एरियाज। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है साइन वो होता है कॉटन वूल स्पॉट्स। कॉटन वूल स्पॉट्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल डेब्रीज। किसका कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल डेब्रीज इन नर्व फाइबर लेयर। तो अपन को साइंस में सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये कलेक्शन किस चीज़ का होता है, ऑन एग्जामिनेशन अपन को कैसा दिखेगा और FFA पे कैसा दिखेगा।
तो ये क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल डेब्रीज। ऑन एग्जामिनेशन अपन को कैसा दिखेगा, येलोइश लार्ज डिपॉजिट्स की फॉर्म में विजिबल होगा अपन को। ठीक है, नेक्स्ट साइन होता है वीनस बीडिंग, या फिर जिसको अपन बोल सकते हैं वीनस लूपिंग। वीनस बीडिंग क्यों होती है, ये होती है ड्यू टू हाइपोक्सिया। ठीक है, नेक्स्ट साइन होता है IRMA। इसका क्या मतलब होता है, इंट्रा रेटाइनल माइक्रोवेस्कुलर abnormalities। ओके, इतना समझ आ गया। इसमें क्या होता है, लीकेज होती है ब्लड वेसल्स में। अब जो लीकी ब्लड वेसल्स बनी थी पेरिसाइट्स के लॉस होने की वजह से, तो लीकेज होगा ब्लड वेसल्स में से। अब ब्लड वेसल्स में से फ्लूइड वगैरह लीक हो रहा है तो उसके साथ ऑक्सीजन लीक होगी। ऑक्सीजन के लीक होने की वजह से वही हाइपोक्सिया होगा, और हाइपोक्सिया होने की वजह से जो वेसल्स आगे होंगे उनको ऑक्सीजन तो मिलेगी नहीं, तो वेसल्स विल फॉर्म शंट एट दैट एरिया। ठीक है, एक तरह से क्या शंटिंग होती है। इंट्रारेटाइनल माइक्रोवेस्कुलर जो एबनॉर्मेलिटीज होंगी वो क्यों होंगी, वेसल्स के लीकेज होने की वजह से हाइपोक्सिया होगा, और हाइपोक्सिया की वजह से बाद में वेसल्स शंट वगैरह बनाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन पढ़ते हैं इसमें ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। अब अपन इसमें एक तरफ देखेंगे नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, एंड नेक्स्ट होगा अपना प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। ठीक है, नॉन प्रोलिफरेटिव में जनरली अपन को ग्लाइसेमिक कंट्रोल करना होता है, यानी कि ग्लूकोज का कंट्रोल करना होता है, एंड फॉलो अप के लिए बोलना होता है पेशेंट को, ज़्यादा कुछ ट्रीटमेंट नहीं होता है। एंड फॉलो अप की ड्यूरेशन अपन देख लेते हैं कि भाई माइल्ड है तो क्या होगा, मॉडरेट, सीवियर एंड वेरी सीवियर। माइल्ड है तो 9 to 12 मंथ्स में फॉलोअप के लिए आना होता है, मॉडरेट है तो 6 मंथ, सीवियर है तो 4 मंथ्स, एंड वेरी सीवियर है तो 2 मंथ्स। ओके, प्रोलिफरेटिव में अपन क्या करेंगे, परफॉर्म पैन रेटाइनल फोटोकोएगुलेशन। पैन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन में क्या होता है कि फोटोकोएगुलेशन पैन रेटिना यानी कंप्लीट रेटिना पे करें, क्योंकि जो न्यू वेसल्स बनती हैं अपनी वो कहीं पे भी बन सकती हैं रेटिना में। एंड जो लेज़र यूज़ होगी वो होगी आर्गन ग्रीन। बस इसमें साइड इफ़ेक्ट यही होता है कि विजुअल फील्ड डिफेक्ट बाद में कोएगुलेशन थेरेपी के बाद में विजुअल फील्ड डिफेक्ट इंडिविजुअल या पेशेंट में डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन इसमें एंटी VEGF ड्रग्स भी देंगे, क्योंकि VEGF का रिलीज हो रहा था, अपन ने देखा था पैथोजेनेसिस में, जिससे लीकी वेसल्स और बन रही थी। और इसमें एग्जांपल देख लेंगे रेनिबिजुमेब, बिवेसिजुमेब। ठीक है, यही होती हैं एंटी VEGF ड्रग्स जो कि अपन प्रोलिफरेटिव के केस में देंगे। ठीक है, अब अपन लास्ट में डायबिटिक रेटिनोपैथी के पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी, सबसे पहले इसमें अपन देखेंगे मैक्युलर इडिमा, जिसको और सही अगर अपन बोले तो होता है डायबिटिक मैक्युलर इडिमा। ये क्यों होगा, ड्यू टू लीकेज। लीकेज की वजह से मैक्युलर इडिमा क्या है, इडिमा या कह दो फ्लूइड कलेक्शन एट मैक्युला, तो वो होगा लीकेज की वजह से। एंड ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है लॉस ऑफ विजन इन पेशेंट्स ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। इन पेशेंट्स ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। अब अगर अपन को इसको ट्रीट करना है डायबिटिक मैक्युलर इडिमा को, तो अपन क्या करेंगे, फोकल लेज़र फोटोकोएगुलेशन। फोकल लेज़र क्या होता है, अपन एक पर्टिकुलर जगह जहाँ से लीकेज हो रहा है वेसल्स में, वहाँ पे अपन लेज़र का यूज़ करके कोगुलेशन करेंगे। ठीक है, एंटी VEGF ड्रग्स भी अपन दे सकते हैं इंडिविजुअल को।
एंड इंट्राविट्रियल ट्राइमसिनिलोन। ये पहली कॉम्प्लिकेशन अपनी कंप्लीट होती है डायबिटिक मैक्यूलर एडिमा। नेक्स्ट होती है विट्रस हेमरेज। विट्रस हेमरेज पॉइंट वैसे भी इंपॉर्टेंट है अपने। विट्रस हेमरेज, विट्रस हेमरेज क्या होता है कि अपन अगर नॉर्मल आई में देखें तो जो विट्रस होता है वो एवेस्कुलर होता है, जिसकी वजह से वो ट्रांसपेरेंट भी होता है। लेकिन अब हेमरेज बन रहा है विट्रस के अंदर, तो उसका ये तो एवेस्कुलर होता है, तो उसका सोर्स अपन अगर देखें तो क्या होता है, सोर्स ऑफ हेमरेज क्या होगा, रेटिना, नियोवेस्कुलराइजेशन ऑफ रेटिना। पैथोजेनेसिस में आपने देखा था कि नियोवेस्कुलराइजेशन हो रहा है रेटिना का, उसकी वजह से हेमरेज का फॉर्मेशन होगा और वो विट्रस में होता है जनरली। अब ऐसे विट्रस क्या होता है, एवेस्कुलर एंड ट्रांसपेरेंट होता है, तो लाइट पास होने देता है। अगर कलेक्शन ऑफ ब्लड हो रहा है यानी कि हेमरेज हो रहा है विट्रस के अंदर, तो इट विल ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट फ्रॉम स्ट्राइकिंग द रेटिना, ठीक है। पहले एवेस्कुलर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो लाइट पास हो जाती है विट्रस की। लेकिन अब कलेक्शन ऑफ ब्लड हो रहा है तो लाइट पास नहीं हो पाएगी। अब अपन इसका ट्रीटमेंट देखें तो वो क्या होता है, अगर स्मॉल है विट्रस हेमरेज तो अपन ऑब्जर्व करेंगे एंड कीप द हेड एलिवेटेड, ताकि एंड फिर वेट करेंगे ताकि हेड एलिवेट करने की वजह से वो एब्जॉर्व हो जाए, जो भी स्मॉल हेमरेज बना है वो एब्जॉर्व हो जाए। ठीक है। अगर वो बड़ा हुआ, लार्ज विट्रस हेमरेज हुआ, तब अपन परफॉर्म करेंगे एंडोफोटोकोएगुलेशन एंड पार्स प्लेना विट्रेक्टमी। तो अपना विट्रस हेमरेज भी कंप्लीट होता है। अब इसमें लास्ट की एक दो अपनी कॉम्प्लिकेशंस और बची हैं, जैसे कि रेटिनल डिटैचमेंट इसकी कॉम्प्लिकेशन होता है। एंड रेटिनल डिटैचमेंट जो होता है वही मोस्ट कॉमन कॉज होता है ऑफ ब्लाइंडनेस का। लास्ट अपनी कॉम्प्लिकेशन है रूबियोसिस आइरिडिस क्या है, नियोवेस्कुलराइजेशन ऑफ आइरिश। एंड नियोवेस्कुलराइजेशन क्यों होता है आइरिश का, इसमें जो हाइपोक्सिया की वजह से जो ऑक्सीजन डिमांड होती है पोस्टीरियर सेगमेंट की वो इंक्रीज हो जाती है, तो वो किस पे डिपेंड होने लगता है, एंटीरियर सेगमेंट में, कि ऑक्सीजन डिमांड पोस्टीरियर सेगमेंट की इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से वो किस पे डिपेंड होने लगेगा या किस से डिमांड करेगा ऑक्सीजन की, एंटीरियर सेगमेंट से। तो एंटीरियर सेगमेंट में आइरिश वगैरह होता है तो वो अपनी ब्लड सप्लाई किसको दे देगा, पोस्टीरियर सेगमेंट को। अब आइरिश अपनी ब्लड सप्लाई अगर पोस्टीरियर सेगमेंट को दे देगा तो ये खुद हाइपोक्सिक हो जाएगा, तो उसको ट्रीट करने के लिए नियोवेस्कुलराइजेशन होता है आइरिश में। ठीक है। आइरिश अपनी ब्लड सप्लाई पोस्टीरियर सेगमेंट को दे रहा है उसकी डिमांड पे, तो आइरिश खुद कैसा हो जाएगा, हाइपोक्सिक। एंड हाइपोक्सिक होने की वजह से इसमें खुद में क्या होगा, नियोवेस्कुलराइजेशन ऑफ आइरिश। इसी के साथ अब अपना डायबिटीज